सुनील सर, देखिए इस समय ना थोड़ी कंफ्यूजन की स्टेट तो है बाजार के अंदर, और ऊपर से सोना चांदी ये सब भी अपना रंग अभी दिखा गए। बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं दर्शकों के डेली बेसिस पे प्रोग्राम्स में कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो इस समय अपने पोर्टफोलियो को किस दिशा में बैलेंस करें। लगता है कुछ चीजों में कि ये अच्छा है, अगले दिन वो कहानी बदल जाती है, फिर कुछ लगता है कुछ अच्छा है, फिर वो कहानी बदल जाती है। तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे में एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? मैं सिंपल म्यूचुअल फंड पे भरोसा कीजिए। और म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर दो खास स्कीम में पॉइंट आउट करूंगा। एक होता है मल्टी कैप फंड। हम्म। मैं क्यों मल्टी कैप की जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि मिनिमम 25% लार्ज कैप, 25 मिड कैप, 25 स्मॉल कैप रखने की नियम है। बाकी का जो 25 है वो कहीं पे भी फंड मैनेजर की चॉइस है कहां पे डाले। तो एक ब्रॉड बेस एक्सपोजर मार्केट को अब गारंटीड है। और सेकंड कैटेगरी में जो कहूंगा वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। और खास करके इस रीजन के लिए क्योंकि वहां पर अप टू मिनिमम 10% तो आपको गोल्ड या सिल्वर या कमोडिटीज की एक परमिशन होती है। तो आपको एक टैक्स बेनिफिट के जरिए आप कमोडिटी साइकिल में भी निवेश कर सकते हैं। और कमोडिटी के व्यू ले लें तो एक तरफ तो नॉन गोल्ड और सिल्वर की कमोडिटीज एक रैली में दिख रही है, मगर इफ यू टेक अ लुक एट गोल्ड एंड सिल्वर भी, राइट, तो एक रीजनेबल डबल डिजिट रिटर्न इस साल भी होगा। यस, लास्ट ईयर 50% से ज्यादा हुआ, वो तो वापस नहीं होगा, मगर एक 10 to 15%, बिकॉज एक सॉवरेन वेल्थ फंड्स की जो एक डी डॉलराइजेशन मूव के कारण एक धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी कंट्रीज कर रहे हैं सॉवरेन वेल्थ फंड के जरिए, उसके कारण गोल्ड की डिमांड में मेरे ख्याल में थोड़ी मजबूती रहेगी। और लोगों को ये कि गोल्ड ईटीएफ में डालूं या सिल्वर डालूं या फिजिकल गोल्ड खरीदूं, ये कंफ्यूजन से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एक अच्छा रास्ता है जहां पे आपको इक्विटी टैक्सेशन के साथ आप गोल्ड और सिल्वर को अक्यूमुलेट कर रही हो। तो ये दो पोर्टफोलियो में, और उसमें जो इक्विटी कंपोनेंट होता है वो ज्यादातर लार्ज कैप होता है। तो मेरे ख्याल में एक बैलेंस लार्ज मिड और स्मॉल कैप की एलोकेशन होगी। और इनके अंदर सेक्टर और स्टॉक की चॉइस आप फंड मैनेजर के हाथ में छोड़ दीजिए ना। कोई सेक्टर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, कोई में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। ये और एक टैक्टिकल प्ले जो हम बात कर रहे थे कि इवेंट बेस है, लेट द फंड मैनेजर हैंडल दैट, कि वो एक्सपर्ट्स है, उनके हाथ में सौंप दीजिए। और इसलिए मैं कहूंगा कि इस टाइम में म्यूचुअल फंड्स और योर बेस्ट सॉल्यूशन, डायरेक्ट स्टॉक और सेक्टर खरीदना थोड़ी रिस्की हो सकती है, क्योंकि बदलता है जो भी आउटलुक और जो भी इवेंट्स है उसके। अभी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स का टैरिफ का सॉल्यूशन आ गया तो बात अलग, नहीं हुआ तो बात अलग। तो ये सब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। तो मैं कहूंगा इस वक्त में आप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भरोसा कीजिए। आप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं सुनील जी, तो लगे हाथ तो ये सवाल भी आपको पूछ लेता हूं। आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ कि वो जो सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आया है म्यूचुअल फंड्स में, जहां पर वो एग्जिट लोड या ओवरऑल जो फी स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या म्यूचुअल फंड और भी अट्रैक्टिव होते हुए नजर आएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने 20 साल म्यूचुअल फंड चलाया है तो मुझे पता है कि क्या होता है कि जब भी आपको कॉस्ट रिडक्शन होता है तो एक एक्सपेंशन तो फॉलो करता है। जैसे इंश्योरेंस में जीएसटी कट हटा दिया, उसके कारण इंश्योरेंस एक्सपेंड होगा। यहाँ पे भी जो 15-20 पॉइंट्स की जो कटौती की बात कर रही है वो है। सेकेंड चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने टैक्सेशन को अलग कर दिया फ्रॉम द एक्सपेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट अहम चीज है, क्योंकि अगर वो कर दिया तो कल समझिए कि अभी ज्यादातर एएमसी रिलेटेड एक्सपेंसेस में आपको 18% की जीएसटी टैक्स लगती है। अगर नेक्स्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वो 18 गिरकर 12 हो गया तो समझिए कि उसको आउटसाइड रखने से वो भी फायदेमंद होगा इन्वेस्टर के लिए। और इनके बीच जो है ना, उसमें लिस्टेड कंपनीज में देखे तो एक एएमसीज है, एक ब्रोकिंग और कंपनीज है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन और वेल्थ मैनेजर्स है। ये तीनों में क्या होगा कि लिस्टेड कंपनीज में ज्यादातर ये मैनेज कर लेंगे एक्सपेंस को। मे भी छोटी मोटी डिस्ट्रीब्यूटर जो नॉन लिस्टेड स्पेस पे है और स्मॉल इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर है, उन पे ज्यादा कॉस्ट का असर पास ऑन करके। मगर ओवरऑल ये मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि कस्टमर की कॉस्ट, क्योंकि कंपाउंडिंग उस 15 बेसिस पॉइंट सेविंग का भी कंपाउंडिंग होगा, तो नेचुरली उनके रिटर्न्स में भी वो उसका असर दिखेगा। और ओवरऑल इंडस्ट्री इस कॉस्ट को मैनेज कर लेगी। ऑफ कोर्स इट्स स्टिल अ कंसल्टेशन पेपर, कुछ अनोमलीज होगी तो इंडस्ट्रीज आल्सो विल मेक रिप्रेजेंटेशन। नवंबर 17 तक टाइम है। तो मगर और ये लागू शायद होगी अप्रैल 1 से, क्योंकि उसके पहले इस पे भी बोर्ड मीटिंग को अप्रूव करना है। पर ओवरऑल रिटेल निवेशक के लिए ये एक अच्छी पॉजिटिव है। और इंडस्ट्री प्लेयर्स में मेरे ख्याल में ये मैनेज कर लेंगे ये कॉस्ट स्ट्रक्चर को, क्योंकि टैक्सेशन को स्कीम के एक्सपेंस से बाहर करवाने से सभी को फायदा मिलेगा। ओके।
चलिए, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है जब आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई ना दें, और उसमें भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उस पर भी एक क्लैरिटी अभी हमने ली सुनील सर से। सुदीप सर, अभी ब्रेक से पहले अरुण जी बात कर रहे थे रूरल कंजम्पशन की, वहां से क्या स्टोरी दिखाई देगी? वहां पे रिटेल निवेशक किस तरीके से देखे या प्ले कर सकता है? हालांकि मैंने थोड़ा सा इरेटिकल मानसून का जिक्र किया, मुझे लगता नहीं है उसका बहुत इंपैक्ट आएगा, बट अगर उसे भी हम कंसिडर कर ले। और दूसरी चीज की आपने भी कहा थोड़ी देर पहले कि ये हमारा इस क्वार्टर का तो चलिए जो अर्निंग का था वो निकल गया जैसा था, लेकिन आगे एक्सपेक्टेशंस बड़े हैं क्योंकि जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब का इम्पैक्ट अभी इधर आता हुआ दिखाई देगा। उस लिहाज से कैसे लेकर चले? रूरल डिमांड में ग्रीन शूट तो डेफिनेटली विजिबल है। अगर आप एफएमसीजी कंपनी, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी के रिजल्ट और मैनेजमेंट कमेंट्री को एनालाइज करेंगे, वहां पे ये साफ हो रहा है कि उनको भी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं। और उम्मीद ये है कि क्वार्टर 3 और 4 में इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। Q2 में दो कारण था। पहला तो बहुत जबरदस्त मानसून था, और मानसून सीजन में थोड़ा बहुत एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है। और दूसरी बात है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर वो जो जीएसटी का रैशनलाइजेशन हो रहा था, उसका अनाउंसमेंट और उस इम्प्लीमेंटेशन, इसमें एक 15-20 दिन का गैप था, जिसके दौरान उस टाइम ज्यादा बड़ा कंजम्पशन, थोड़ा बहुत रुकावट आया, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे जीएसटी रैशनलाइजेशन का। और ऐसे ही हुआ। उसके साथ साथ फेस्टिव सीजन भी, नवरात्रि का सीजन भी कोइंसाइड कर रहा था, तो कंजम्पशन was held back and that started only towards the end of the month। तो इसीलिए सेकंड क्वार्टर में थोड़ा बहुत रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत नमी आई थी, और सब लोगों ने वो कमेंट किया है कि वो रिकवरी थर्ड फोर्थ क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद यह है कि थर्ड फोर्थ क्वार्टर में अच्छा खासा रिकवरी होगा। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट कंज्यूमर ड्यूरेबल और टू व्हीलर्स कंपनी को मिलेगा रूरल कंजम्पशन को लेके, क्योंकि देखिए, पहली बात तो है इनकम टैक्स में छूट दिया गया है, दूसरी बात जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है। ये दोनों का बेनिफिट जो है वो हम लोग जरूर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और टू व्हीलर्स में देखेंगे। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में हमारे दिग्गज कंपनीज हैं, टू व्हीलर्स में भी हमारे दिग्गज कंपनीज हैं, और मैरिज सीजन भी सामने, लंबा मैरिज सीजन है। तो ये सब अगर एक साथ देखें तो मुझे तो लगता है इन सेक्टर्स में अच्छा खासा सेल्स ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जो कि कंपनीज को अच्छे नतीजे पोस्ट करने में सहायता करेगी। दूसरा और एक सेक्टर का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट, डायरेक्टली मैं रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ जो सेक्टर, जैसे सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, यहाँ पे भी जबरदस्त ट्रैक्शन आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएसटी रैशनलाइजेशन का बेनिफिट इन सेक्टर्स को भी जबरदस्त मिला है, और एक रूरल इनकम और रूरल कंजम्पशन को इंक्रीज होने के साथ साथ डिमांड फॉर बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, ये सब बढ़ेंगे, और इसका फायदा इस सेक्टर्स को मिलेगा। वैसे भी सीमेंट एक बहुत अच्छा सेक्टर है। इन्होंने अपना परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है, कॉस्ट एफिशिएंसीज एक्सट्रैक्ट किया है, और साथ साथ डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसिंग पावर भी इनके पास रहेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे नतीजे ठीक ठाक थे इन स्पाइट ऑफ मॉनसून, पर मुझे लगता है Q3 Q4 में और भी बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। तो बाय एंड लार्ज मैं ये कहूंगा कि इन सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। साथ में मैं आपको एक जोड़ना चाहूंगा कि ओवरऑल अगर डिमांड की बात करें, ओवरऑल अगर शेयर में खरीदारी की बात करें, तो मैं तो निवेशक को यही सलाह दे रहा हूं और अभी भी दूंगा कि आप डोमेस्टिक फोकस सेक्टर में थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। इंटरनेशनल एक्सपोजर्स हैं, ऐसे सेक्टर से थोड़ा दूर रहना अभी भी सही होगा, क्योंकि टैरिफ रिलेटेड, ट्रेड वार रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव न्यूज फ्लो कंटिन्यूअसली चलता है, जो कि इनकी परफॉर्मेंस को मार्केट में और एक्चुअल में भी अफेक्ट करता है। तो फोकस करिए डोमेस्टिक फोकस्ड इंडस्ट्री पे। इसमें जो जिन सेक्टर्स के जिक्र मैंने किए वो सारे आते हैं। डोमेस्टिक फार्मा, डोमेस्टिक हेल्थ केयर, इस पे फोकस करिए। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सेक्टर्स है जो कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स, वहां पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखिए। ठीक है, तो ये किस तरीके से आप सेक्टर्स को चुनेंगे उस पर एक बार और आगे की बात हो गई। और जैसा सुदीप जी कह रहे हैं कि अभी भी क्योंकि अनसर्टेनिटी है ट्रेड डील के लिए, तो जो भी एक्सपोजर है जिनका आउटसाइड इंडिया, उनके मुकाबले जो हमारे डोमेस्टिक कंपनीज है, डोमेस्टिक चीज़ों पर फोकस करने वाले सेक्टर है, वहाँ ज़्यादा सेफ बेट
होगा। पंकज सर, दो बड़ी चीजें, एक तो यही डील और उसके बाद शायद बजट, लेकिन इस बीच क्या कुछ और है मार्केट को जो सरप्राइज कर सकता है, या कोई और इवेंट जहां मार्केट की नजर रहेगी, मे बी सरप्राइज ऑन द पॉजिटिव साइड और मे बी नेगेटिव साइड, जहां मार्केट देखेगा? देखो विपिन जी, खैर सबसे बड़ा सरप्राइज तो अगर सरप्राइज या अनफोल्डिंग अगर हो सकती है, विच इज बिंग लुक फॉरवर्ड, वुड बी कि किस तरह की टैरिफ डील यूएसए से आती है और कब आती है, जल्द आती है या थोड़ी देर से आती है। देयर आर गुड एनफ चांसेस कि कहीं ना कहीं मंथ नवंबर में एक वर्किंग टैरिफ डील आनी चाहिए, और वो किस तरफ झुकाव होगा, कितनी अच्छी होगी, आई थिंक उसके कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक चीज और, जैसे आई वाज स्टडिंग द डाटा, जो नवंबर मंथ है जनरली अगर हम देखें, जनरली इट हैज बीन अ गुड मंथ। इवन अगर हम देखें, इवन क्लाइमेट वाइज हमारे देश के लिए नवंबर जो मंथ होता है काफी अच्छा मंथ है पोस्ट मानसून। उसके अलावा जो मूव्स आते हैं, जब भी मूव्स आए हैं हमने देखे हैं हिस्टोरिकली, बड़े मूव्स आए हैं। सो आई थिंक मैं एक आशावादी आदमी हूं, ऑप्टिमिस्टिक हूं, सो आई थिंक वी कुड एक्सपेक्ट अ गुड पॉजिटिव मूव इन नवंबर ऑल्सो। इसके लिए एक तो जो दो तीन चीजें मैं जो अभी आप बात कर रहे थे एज अ इन्वेस्टर्स या जो लोग ये वॉच कर रहे हैं, वन हैज टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। अगर आपको पैसा बनाना है तो उसका सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल है, यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। अब उसके अंदर देन अगेन स्टे इन्वेस्टेड इन द राइट स्टॉक एंड सेक्टर्स। राइट स्टॉक और सेक्टर्स के लिए आई थिंक ये इट इज इजियर सेड एंड डन। उसके लिए आपको आइदर यू शुड बी कैपेबल इनफ, आजकल इतना न्यूज फ्लो है, बट यू हैव टू बी एबल टू फिल्टर द न्यूज फ्लो। सोशल मीडिया पे अनाप शनाप न्यूज फ्लो भी बहुत ज्यादा है, तो उससे आपको बच के रहना है। यू गॉट टू हैव अ गुड एडवाइजर विद यू। अगर एडवाइजर नहीं है तो अच्छे म्यूचुअल फंड में आप जाइए। सो आई थिंक देयर आर वेज एंड मीन्स, बट स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। जो आपकी क्षमता है, जो आपकी लिक्विडिटी है, उसके साथ बने रहिए। क्योंकि अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, आई थिंक देयर आर ओनली 3-4 रेलेवेंट प्लेसेस जहां पर आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, एंड इक्विटी मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट वन आई वुड से। सो इसमें आप इन्वेस्टेड रहिए, उसके अंदर आप सेक्टर्स आप चूज किए। उसके अलावा जो हमारे को विज़ यूएसए के साथ जो इशू चल रहा है, टैरिफ रिलेटेड इश्यूज, यू नो देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग टू द ग्रे क्लाउड्स। मेरे को ऐसा लग रहा है अल्टीमेटली वी वुड डेफिनेटली हैव अ गुड ट्रेड डील। जिस तरह से नेगोशिएशन चल रही है हमारी टीम की यूएसए के साथ, तो वो कब होगी, कैसे होगी, उस पर बहुत ज्यादा अटकलें ना लगाए। हम ये मान के चले कि जल्द ही होगी, अच्छी डील होगी। उसके अलावा व्हाट हैज हैपेंड विद दैट कि गवर्नमेंट एग्रेसिव हो गई है। गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया है कि वी हैव टू बी एग्रेसिव विद द रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी, रिफॉर्म्स इन द स्टॉक मार्केट, रिफॉर्म्स इन एलाइड सेक्टर्स, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर। सो उस चीज का एक एक्स्ट्रा एग्रेशन शायद गवर्नमेंट को आ गया है कि अगर हमारे को जो देश को टेम्पररी दिक्कतें हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ रिलेटेड इश्यूज, तो एटलीस्ट लेट्स गेट आवर एक्ट टुगेदर। और उसमें जिस तरह से गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट अग्रसर है, मेरे को लगता है कि अगले 3-4-6 महीने में इसमें अग्रसर रहेगी, एंड दैट में कल्मिनेट विद द बजट में वी कुड सीरियसली एक्सपेक्ट सम मेजर रिफॉर्म। जिस तरह से जो जीएसटी रिफॉर्म आया, दो इट वाज इन द मेकिंग, बट उसमें हमने देखा कि जिस तरह से 15 अगस्त को मोदी जी की तरफ से बयान आया, आई थिंक दैट रिफ्लेक्टेड द एग्रेशन। सो आई थिंक सो दैट इज ऑल, दैट कंट्री इज बीइंग टेकन इन द राइट डायरेक्शन, इकोनॉमी राइट डायरेक्शन में। इट्स जस्ट दैट कि बीच बीच में थोड़ा सा फ्रॉथ क्रिएट हो जाता है सेक्टर्स में या इकोनॉमी में, वो थोड़ा थोड़ा करेक्शन हो जाता है। बट अल्टीमेटली आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि जो हमारा ऑल टाइम हाई है इक्विटी मार्केट में, वो ब्रीच होगा। वो ब्रीच किस इवेंट से होगा? टैरिफ रिलेटेड इवेंट होगा, सम अदर इवेंट होगा, मेजर रश इन द मार्केट्स होगा, आई डोंट नो, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ when, not if. So that is the kind of scenario we are talking about. I'm pretty optimistic on the market. और जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टर को अच्छे सेक्टर्स में, रेलेवेंट सेक्टर्स में, अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, अच्छे एडवाइजर के साथ, टू बी ऑन द लाइटर साइड, मे बी सीएनबी ऐसे आवाज के साथ रह के, मेरे को लगता है कि अच्छा पैसा जरूर बनेगा। स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। नहीं, यही हम कोशिश भी करते हैं आप जैसे विद्वानों को बुला के कि सही राय दर्शकों तक पहुंच जाए, ताकि वो एक पॉजिटिव नोट पे मार्केट में बने रहें, अच्छा रिटर्न कमाएं। एट लास्ट अरुण सर, आपकी राय, कुछ क्विक एडवाइस दर्शकों के लिए? आई थिंक मैं पंकज जी से काफी हद तक सहमत हूं, और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जैसा कहा गया कि बैंकिंग में कंसोलिडेशन, सीमेंट की बात करी सुदीप जी ने, सीमेंट में भी अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन हो चुका है।
टॉप के 3-4 प्लेयर्स काफी कंसोलिडेट कर चुके हैं पूरे सेक्टर को और छोटी छोटी कंपनीज ले चुके हैं। ये कंसोलिडेशन और एक और चीज बैंकिंग में अभी गवर्नमेंट एक ऐसे रिफॉर्म्स लाई है जिससे बैंक्स विल बी एबल टू फैसिलिटेट M&A ट्रांजैक्शंस। तो मुझे लगता है आगे चल के जैसे जैसे कंपनीज के साइज बड़े होंगे, M&A ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी, सिनर्जीज आएंगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और आपको एफिशिएंसी दिखेगी उन कंपनीज में। एफिशिएंसी दिखेगी, बेटर मार्जिन्स, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी और बेटर ROE। और जहां रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा वहां आपके पी मल्टीपल का एक्सपेंशन भी उन कंपनीज में देखेंगे। तो ओवरऑल काफी सेंटीमेंट पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि यहां से मार्केट में बिल्कुल डटे रहना चाहिए और धीरे धीरे अपना एक्सपोजर इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है जी, तो मार्केट में डटे रहें, धीरे धीरे अपना एक्सपोजर इंक्रीज करें। कहाँ बचना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत विस्तार से बातचीत हुई है कि किन किन चीज़ों से आपको बचना है, कहाँ आपके लिए मौके बन सकते हैं। डोमेस्टिकली बहुत कुछ हो रहा है, शायद ये ट्रेड डील और ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी एक मौका बन के आई हैं, जब हमारी अपनी इकोनॉमी को अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली ग्रो करने का वो एक पुश मिला है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो मौके बहुत बनेंगे इस बाजार में, जैसे बार बार कहा गया सबकी तरफ से कि गेट इन्वेस्टेड। हाँ, आपको हमेशा थॉटफुल रहना जरूरी है और इसीलिए हम मेहमानों को, अपने विद्वानों को लेकर आते हैं कि कैसे बाजार को अच्छी तरह से समझे, बाजार की नब्ज को पकड़े, ना कि आप वो जो बीच में फायर क्रैकर्स आ जाते हैं और उसमें बह जाएं कि अरे वाह ये बढ़िया है वो बढ़िया और बाद में कोई नुकसान हो। नहीं, आपको एक लॉन्ग टर्म प्ले करना है, एक अच्छा रिटर्न कमाना है और मुस्कुराते हुए घर जाना है बाजार से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ये चर्चा जो होती है शुक्रवार के दिन बहुत काम आती है हमारे दर्शकों को, मार्केट की अपनी समझ को टाइम के हिसाब से मैनेज करने के लिए।